नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात आज सरसों की फिर से करेंगे और सरसों के साथ जो विदेशी साजिशों पर हम बात कर रहे हैं, उसी पर एक दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। आखिरकार सरसों के साथ जो खेल होता रहा है, उसकी पड़ताल करेंगे। एक मशहूर शेर है, मैं इस पूरे स्टोरी की कहानी एक मशहूर शेर के साथ करूँगा। शायर नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ़ता का ये मशहूर शेर है। उसमें अर्ज़ किया है, हम तालिब शोहरत हैं, हमें जंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये जो शेर है इसमें बदनामी से नाम कमाने का हुनर नवाब मुस्तफ़ा खान ने खूब पहचाना है। तब से लेकर अब तक इस हुनर के सहारे कई लोग कई लोग बदनामी में भी बेहतर नाम कमा चुके हैं। लेकिन बदनामी की ये कहानी कइयों पर बेहद भारी पड़ी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने पिछले दिनों एक तेल की खील पर आपके सामने एक वीडियो बनाया था, जिसमें सरसों के हिस्से जो बदनामी आ रही है, खासकर अमेरिका और यूरोप के कई देशों पे सरसों पर जो बैन लगाया गया है, उससे जैसे सरसों की इमेज को तो डैमेज करने की जो कोशिशें हुई हैं, उस पर हमने बात की थी। लेकिन अब इसके उलट जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में लंबे समय से सदियों का जो सरसों का तेल है, वो खाने के तौर पर सरसों के तेल का प्रयोग हो रहा है। और अमेरिका और यूरोप के देशों में जो सरसों के तेल पर जो बैन लगा है, उसको एक्सपर्ट साजिश करार देते हैं। ये मैंने आपको उस वक़्त भी बताया था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अब मौजूदा वक़्त या दुनिया में जो चल रहा है सरसों के खिलाफ, ये कुछ नया है। इससे पहले भारत में ही सरसों के तेल के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई दिखाई पड़ती है। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो हम समझेंगे कि सरसों के तेल भारत में ही साजिशों का शिकार संभवतः हुआ है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश में खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले ऑपरेशन गोल्डन फ्लो की, और जिसमें सरसों के मामले में खाद्य तेलों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन जब इसका समापन हुआ, मैं कहूँगा इसकी जब साजिशन इसका जब इसका खात्मा हुआ, तो उसके खात्मे के वक़्त सरसों के हिस्से बदनामी आई। इस पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खाद्य तेलों के में भारत की कंगाली की बात और सरसों के दाम पर। अ, ऑपरेशन गोल्डन फ्लो मैं आपको बताऊँगा क्या था, कैसे आगे बढ़ा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि देश में सरसों की खाद्य तेलों की कंगाली के मामले में भारत की स्थिति और परेशान किसानों की, होना ये चाहिए था कि देश में खाद्य तेलों की कमी है, क्योंकि खाद्य तेलों की कमी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 60% जो घरेलू हमारी खाद्य तेलों की खपत है, उसका 60% भारत इम्पोर्ट करता है, जिसमें से आधा सिर्फ़ और सिर्फ़ पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो समझा जा सकता है कि भारत में खाद्य तेलों की कंगाली का आलम क्या है। ये और इसके बाद होना ये चाहिए, जब भारत में खाद्य तेलों की कमी है, तो तिलहनी फसलों के किसानों को खासकर खासकर सरसों, मूंगफली, तो दूसरी तिलहनी फसलें हैं, उनकी खेती करने वाले किसानों को अधिक से अधिक दाम मिलना चाहिए। लेकिन उल्टा है, हालत यह है कि सरसों एमएसपी से नीचे बिकती है हर साल, और किसानों के हिस्से परेशानी आती है, और इस वजह से किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, मैं जैसा कि मैंने कहा कि सरसों की जो स्थितियाँ हैं, खाद्य तेलों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले भी भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की एक भरपूर कोशिश कर चुका है, जो बिल्कुल सफल भी हुई थी। मैं बात करूँगा ऑपरेशन गोल्डन फ्लो की। असल में अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन गोल्डन फ्लू, आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री बने हीरू भाई पटेल। उन्होंने अमूल डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल के तर्ज पर खाद्य तेलों को का कोऑपरेटिव मॉडल खड़ा करने की जिम्मेदारी वर्गीज कुरियन को दी। वर्गीज कुरियन उस वक्त एनडीडीबी को लीड कर रहे थे, और उस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन गोल्डन फ्लो का नाम दिया गया। और इसी ऑपरेशन गोल्डन फ्लो से धारा का जन्म हुआ। धारा धारा वही 90 के दशक में जितने भी बच्चे जन्मे हुए हैं, जिन जो अभी बड़े हो चुके हैं, जो उस धारा को जलेबी वाले तेल के तौर पर भी जानते हैं। एक एडवर्टीजमेंट आता था, आप सबको याद होगा, जिसमें एक रूठे हुए दादाजी अपने पोते को मनाने के लिए घर पे बन रही जलेबियों का जिक्र करते हैं, और वो जो जलेबियां हैं उस वक्त वो धारा ब्रांड के तेल पर तली जाती हैं, जो शुद्ध देसी तेल था, जिसका जन्म एनडीडीबी ऑपरेशन गोल्डन फ्लो से हुआ था। असल में 1988 में धारा को लॉन्च किया गया,
ऑपरेशन जिसके तहत शुरुआत में ऑपरेशन गोल्डन फ्लो को सफल बनाने के लिए शुरुआत जो विदेशों से इंपोर्ट किया हुआ खाद्य तेल था, वो धारा ब्रांड के तहत बेचा गया। लेकिन 1 से 2 साल के बाद ही एनडीडीबी ने अपना जो डेयरी कोऑपरेटिव का जो मॉडल था, उसके तहत किसानों से सरसों, बिनौला, मूँगफली की भरपूर खरीदारी शुरू की और धीरे ही धीरे तकरीबन 4 साल में देश के खाद्य तेलों के मार्केट में धारा का कब्जा हो गया और जो देश का खाद्य तेल था, वो धारा ब्रांड के तहत बिकने लगा। और शुरुआत 2 से 3 सालों के बाद ही 3 से 4 सालों के बाद ही धारा ने कई सीरीज़ शुरू की जिसके तहत सरसों, बिनौला, मूँगफली की अलग-अलग सीरीज़ लॉन्च की मतलब अलग-अलग धारा ब्रांड के तहत ये तेल की एक पूरी की पूरी सीरीज़ लॉन्च की गई। और इसका सीधा फ़ायदा किसानों को हुआ क्योंकि उनसे फसलें खरीदी जाने लगी। जब उनसे फसलें खरीदी जाने लगी, तो किसानों को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब जब देश खाद्य तेलों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन गया था, तो यहीं पर सरसों के साथ एक बड़ा खेल हुआ। उस खेल की कहानी मैं आपको लेकर बताता हूँ कि आखिरकार सरसों के साथ खेल क्या हुआ। तकरीबन 88 में जब धारा लॉन्च हुआ तो 92 तक धारा तकरीबन पूरे मार्केट पे कब्जा कर चुका था। धीरे-धीरे धारा का प्रसार अगर हो रहा था एनडीडीबी का ऑयल सीड कोऑपरेटिव मॉडल सफल हो रहा था, देश के किसानों को फायदा हो रहा था। लेकिन इसी साल 1995 में भारत ने डब्ल्यूटीओ के साथ करार किया। इस करार के तहत 1988 में 10 लाख टन जो सोयाबीन के जो बीज हैं, वो विदेशों से इंपोर्ट किए गए अमेरिका से। अमेरिका से जब सोयाबीन का जो बीज हैं वो इंपोर्ट किए गए तो उसके तकरीबन 1 से 2 साल के बाद ही दिल्ली में ड्रॉपसी के मामले सामने आए। ड्रॉपसी यानी कि सरसों के तेल में मिलावट की वजह से लोगों के बीमार होने के मामले। इसकी वजह से तकरीबन 3000 लोग बीमार पड़ गए और 60 लोगों की मौत ड्रॉपसी की वजह से ही हुई। ऐसे में जब ड्रॉपसी का मामला सामने आया तो एक बड़ा व्यापक स्तर पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ सरसों के तेल के खिलाफ और सरकार ने सरसों का खुला तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। सरसों का खुला तेल कहने का मतलब यह है कि सरसों का खुला तेल कोई भी सरसों का तेल जो है खुला वो नहीं बेचा जाएगा और उसके साथ साथ ही एनडीडीबी को विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट जारी कर या लोगों से आग्रह करना पड़ा कि वो धारा ब्रांड के तेल की खरीदारी नहीं करें यानी कि जो ऑपरेशन गोल्डन फ्लो देश की तिलहनी फसलों को खासकर सरसों मूंगफली बिनौला जैसी तिलहनी फसलों के सहारे सफल हो रहा था देश खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा था जिसका चेहरा धारा बन रहा था किसानों को फायदा हो रहा था लेकिन ड्रॉपसी का मामला जब सामने आया तो ड्रॉपसी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने एक तरफ खुले तेल पर प्रतिबंध लगा दिया तो धारा को एनडीडीबी को एडवर्टाइजमेंट जारी करके धारा की खरीदारी न करने का आग्रह लोगों से करना पड़ा। माना जाता है कि सरसों के तेल को बदनाम करने के लिए ये एक सुनियोजित हमला था जिसके बाद देश में कई ब्रांडेड और कई तरह के तेल बाजार में आए जिसमें सोयाबीन का जो तेल है मुख्य तौर पर भारत में आया क्योंकि सन 2000 के आसपास ही तो ये सोयाबीन के तेल का मार्केट में बाजार बना जब अमेरिका से सोयाबीन का तेल इंपोर्ट हुआ। अब यहीं से सरसों के तेल के साथ जिसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं सम्मिश्रण का नियम भी बना जिसके तहत सरसों के तेल में पाम ऑयल जैसे तेलों की मिलावट अनिवार्य कर दी गई यानी कि शुद्ध सरसों के तेल से परहेज रखा गया और एक नियम बना दिया गया सरकार की तरफ से कि सरसों के तेल पर ब्लाइंडिंग की आवश्यकता है और यहीं से सरसों के हिस्से जो बदनामी आई वहीं से सरसों के दाम गिरने लगे और आज तक सम्मान वापस चाहने की पा सरसों के अंदर है और सरसों की जो स्थिति है इसकी वजह से किसानों को बेहद ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये हमने कहानी बताई सरसों की कि सरसों के साथ जो साजिशें हुई हैं सरसों की साजिशों का एक किस्सा जो है हमने पहले भी सुना था ये दूसरा किस्सा है कि सरसों को बदनाम करने की जो सुनियोजित मैंने आपको बताया ड्रॉपसी का मामला विस्तार से बताया जिसमें देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जो कहानी ऑपरेशन गोल्डन फ्लो के जरिए शुरू की गई थी जो सफल भी हो गई लेकिन वो एक पीक पर पहुंचने के बाद भी किस तरीके से उस कहानी का अंत कर दिया गया ये आज पूरा का पूरा कहानी आपके सामने थी। अगर आपको ये सरसों के बदनाम करने की जो स्टोरी है आपको पसंद आई है तो मैं शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें और इसी के साथ इजाजत दीजिए आप सबसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी।